तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे आईएमएफ को। ये उसका पार्ट 3 है जिसमें हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म सिस्टम, वो हमने देखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ की एक्टिविटीज़ की, कि उसके फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, तो वो किस तरह करके अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर। तो ये सारा हम इस वीडियो में उसको समझेंगे। जो 3 है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, लैंडिंग है और उसके बाद सर्विलेंस है। तो ये क्या है और किस तरह काम करता है आईएमएफ, उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स आईएमएफ जो उसके प्राइमरी मेथड है अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसको हमने बात किया, जो उसके आईएमएफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं, एजेंडा है, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट की जाए, पॉवर्टी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट हाई हो, इंटरनेशनल ट्रेड का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्राइमरी मेथड्स हैं या जो प्राइमरी टेक्निक्स है वो क्या है, वो किस तरह करके अपने इन गोल्स को अचीव कर रहा है या उसकी फंक्शन क्या है। तो वो 3 है। एक है कि मॉनिटरिंग के थ्रू, सर्विलेंस के थ्रू, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग और थर्ड है लैंडिंग। इसके थ्रू ये 3 मेथड्स हैं, इनके थ्रू आईएमएफ अपनी जो है गोल्स को अचीव करता है। लाइक पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड को मेंटेन रखता है, फाइनेंशियल कॉपरेशन को मेंटेन रखता है, ये सारे काम इसके थ्रू करता है। अभी इनको समझते हैं बारी बारी कि ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, सर्विलेंस क्या है जिसको मॉनिटरिंग कहते हैं, और लैंडिंग क्या होती है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सर्विलेंस की, तो सर्विलेंस का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, चेक करना, चेक एंड बैलेंस रखना। तो इसका काम है, पहला फंक्शन सर्विलेंस करता है। लाइक कि जो आईएमएफ है ये सर्विलेंट है, ये चेक एंड बैलेंस रखता है कि तमाम जो स्टेट्स हैं ग्लोबल लेवल पे वो क्या काम कर रही है, उनकी इकोनॉमीज कहाँ जा रही है, कहाँ रैंक कर रही है। तो इसलिए वो नेशनल इकोनॉमीज, एक इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसकी डाटा रखता है। उसका सारा सारा जो डाटा है, मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, वो उसको कलेक्ट करता है कि अभी जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड है वो कहाँ जा रही है, नेशनल इकोनॉमीज कैसी हैं, हर एक कंट्री की इकोनॉमी कहाँ रैंक कर रही है, और उन तमाम जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको एग्रीगेट करता है, ग्लोबल इकोनॉमी को वो फिर एग्रीगेट करता है। तो उसकी सारे फंक्शन के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। तो वो पहले सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो होता है इकोनॉमिक फोरकास्ट करता है। लाइक अभी उसकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी उसकी प्रिडिक्शन करता है, उसके बारे में गाइड करता है कि आपकी इकोनॉमी इस तरह और फर्दर ग्रो कर सकती है या डिफॉल्ट की तरफ जा सकती है, आपके पास क्राइसिस आ सकता है इकोनॉमिक। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपडेट करती रहती है इकोनॉमिक फोरकास्ट, हर स्टेट्स को गाइड करती रहती है, उसकी असिस्टेंस करती रहती है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो डेवलप हो, उसको कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो इसलिए जो ये फोरकास्ट जो होते हैं, तो ये जो फोरकास्ट करती है तो मीन्स ये प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उनका है उसमें वो पब्लिश करती है, जिसमें वो उसमें काफ़ी लेंथी डिस्कशंस होती हैं। मीन्स जो फिजिकल का इफेक्ट हो गया, मॉनिटरी और ट्रेड पॉलिसीज हो गई, तो उसकी जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको डिस्कस करती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में वो सारी जो है डिस्कशन करने के बाद वो पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। तो वहाँ वो फोरकास्ट करते हैं, वहाँ वो उसकी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला इसका काम हो गया सर्विलेंस का, कि ये किस तरह फिजिकल, मॉनिटरी और जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसीज, उसको बारे में इंफॉर्म करती है, नॉलेज देती है, ताकि लोग उसके अकॉर्डिंग अपने जो है प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, ये एक तरह की टेक्निकल असिस्टेंस है, टेक्निकल हेल्प है आईएमएफ जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट अपनी मेंबर कंट्रीज को, जो 190 मेंबर कंट्रीज है। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस किस तरह प्रोवाइड करता है, उसकी ट्रेनिंग के थ्रू, कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी ट्रेनिंग करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको पॉलिसी एडवाइस करता है कि आपने ये पॉलिसी अब फॉलो करनी है, तो वो एडवाइस करता है कि ये पॉलिसी फॉलो करें। तो ये अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू ये सारा करता है। तो इससे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, कि ट्रेनिंग के थ्रू पॉलिसीज बनाकर जो जिससे उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करे, तो वो उनको देता है जिनकी इकोनॉमीज वीक होती हैं, तो इस तरह वो फिर ग्रो करते हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इनके होते हैं। इस प्रोग्राम्स में वो ये होता है कि आपको बताते हैं कि आपने उनको ट्रेनिंग देते हैं स्टेट्स को, उनके जो होते हैं मेन जो लोग होते हैं जो जो इससे डील कर रहे होते हैं फाइनेंस को, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एट्सेट्रा।
तो उनको बताते हैं कि आपने डाटा कलेक्शन एनालिसिस वो कैसे करना है, और जो IMF के जो प्रोजेक्ट है नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमीज उसके हवाले से बताते हैं कि ये IMF के नेशनल प्रोजेक्ट्स है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने अपनी जो एनालिसिस है वो कैसे करना। तो इस तरह करके वो ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली स्टेट्स की, कि आपने जो है अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है, बूस्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग बताते हैं। तो ये IMF का प्रोजेक्ट है नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड इसका काम। तो थर्ड काम है लैंडिंग, मीन लोन देना। तो IMF का काम है कि वो जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है या इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। क्यों लोन दिया जा सके? ताकि वो जो कंट्रीज हैं उनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ना हो, ताकि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रिवेंट किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होंगे, तुम्हें पता है ना आज के दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री का इम्पैक्ट पड़ रही है तो दूसरी कंट्री भी उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा। जैसे आपने कोविड-19 में देखा तो काफ़ी इशू था, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो आज के जो दौर है वो इंटर डिपेंडेंस का, एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसका काम होता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो जो मेंबर्स हैं वो जो लैंडिंग के लिए, लोन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना उनका कोटा सिस्टम है, जितना उनकी हर एक जो है ना कंट्रीब्यूटर है डिफरेंट ना इस मेंबर कंट्रीज। IMF अब खुद तो नहीं है, IMF क्या है, तमाम कंट्रीज से मिलकर बनी हुई है, तमाम कंट्री के मेंबर से मिलकर बनी हुई है। तो उनका कोटा सिस्टम है, जिसकी जैसी इकोनॉमी है, जिस कंट्री की जैसी स्टेबिलिटी है, जितना वो डेवलप है, उसी प्रोपोर्शन में वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो पैसे देगा IMF को। और वो जो पैसे होंगे वो IMF यूज करेगा उन कंट्रीज को, जो कंट्रीज वीक है इकोनॉमिकली, जो कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, कन्फ्रंट कर रही हैं। तो इस तरह करके जो है फ्रेंड्स ये सिस्टम चलता है, ये सारा इनका मैकेनिज्म होता है। तो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड्स देते हैं, ताकि जो एक पूल बन जाए, पूल बेस्ड जो है वो कोटा सिस्टम होता है। मीन्स कि तमाम जो लोग हैं उनका कोटा है, एक फिक्स अमाउंट है जो उन्होंने देनी होती है, तो एक पूल बन जाता है। तो वो उस पूल को, उस वेल्थ को जो एक्यूमुलेट हो जाती है, उस वेल्थ को यूटिलाइज किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करें तो जब ये लोन्स दे रहे होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशनल लोन्स देते हैं। जो फंड्स देते हैं IMF जो हेल्प करता है, तो अपनी कुछ कंडीशंस भी रखता है, जिसको जो कंट्री लोन ले रही है उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो जो रिसिपिएंट्स होते हैं तो उनको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जो रिसीव कर रहे होते हैं लोन को ना। तो वो जो कंडीशन होती है वो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग होते हैं, कि अपना जो पोटेंशियल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लेके आए, तो उसके लिए वो देते हैं कंडीशन, वो फॉलो करनी होती हैं। तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इशू होता है ना, कि एक स्टेट में फॉर एग्जांपल वो जो स्टेट है वो इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो उनका जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो माइनस में जाएगा, कि आमदन ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी आमदन कम है और खर्चे ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, मीन खर्चे ज़्यादा है, खर्चा उनके पास 100 रुपये है और आमदन सिर्फ 10 रुपये है, तो माइनस में जा रहा है, लॉस पे जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट है। तो उसको रिमूव करने के लिए लोन दी जाएगा, ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, एक ट्रेड जो है इशू आ रहा है उसका, वो उसको बैलेंस कर सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, पेमेंट की बैलेंस हो, ट्रेड और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो सके। जितनी एक्सपोर्ट होगी उतनी इंपोर्ट होगा तो फिर अच्छा होगा, या अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही तो भी आपको बेनिफिट है, पॉजिटिव में आप जाएंगे। लेकिन आपकी जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और सॉरी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो फिर मसला है। समझा रही है इस चीज़ का? इंपोर्ट मीन इंपोर्ट करना, बाहर से ला करना, एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट करना, बाहर देना, बाहर एक्सपोर्ट करना, देना, बेचना, वो सारा आ जाएगा, सेलिंग और बाइंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो फंड्स होते हैं जब वो देते हैं IMF, तो कुछ कंडीशन होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो फिर उसके हिसाब से जो होती है वो स्टेट, उसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, प्रोग्राम्स लाने पड़ते हैं। तो ये जो कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल लोन्स से कहा जाता है कि कंडीशन है। तो इस वजह से काफ़ी समटाइम्स जो है हम IMF को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कि उसकी वजह से जो है उनकी जो कंडीशंस है उसकी वजह से जो पॉवर्टी है और फर्दर एक्सेसरबेट हुई है, मीन फर्दर डाइवर्स हुई है, फर्दर एडवर्स हुई है, फर्दर ख़राब हुई है, और कॉलोनिस्ट जो स्ट्रक्चर था वो ख़राब हुआ है।
तो ये समटाइम्स जो लोन्स कंडीशन होते हैं उसे कंडीशनल लोन्स कहा जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है, तो जो आवाम गरीब होती है वो और गरीब हो जाती है। तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है। अब लास्ट में इसका हम देखें तो जो IMF में हमने पहले बताया कि कैश कहाँ से पैसे लेते हैं, तो IMF अपनी जो है कोटास के थ्रू जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वही पैसे देते हैं। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसी जो उनकी कंट्री का इकोनॉमी का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, इकोनॉमी बड़ी है, बल्क इकोनॉमी है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी उनकी ज़्यादा होगी। अगर उनकी इकोनॉमी थोड़ी है, अगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी कम होगी। तो ये IMF में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जो कंट्रीब्यूशन जाती है, वो जो पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं तो वो आगे फर्दर यूज होते हैं। तो IMF पैसे जो दे रहा है वो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, इन्हीं मेंबर कंट्री से ले रहा है। तो उनकी कोटाज है, कोटा मीन फिक्स अमाउंट है, ये इतनी आपकी जो है बनती है, इतनी आपकी इकोनॉमी है ज़्यादा, तो उसी रिस्पेक्टिव में उसी क्या कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से जो है आपको इतनी पेमेंट देनी होगी, तो इतनी कंट्रीब्यूशन देनी होगी, तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर वो आपके पास US है, प्रोबेबली 17% जो कंट्रीब्यूशन है वो US से दे रहा है, एक अकेला जो स्टेट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्योंकि उसकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, तो जिनकी इकोनॉमी का साइज ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। जस्ट लाइक US है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो बहुत सबसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है IMF में। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सारा IMF का कॉन्सेप्ट, IMF क्या है, उसकी डेफिनेशन, उनका मेन पर्पस, उसकी एक्टिविटीज़, वो कैसे उसको फुलफिल करता है, कैसे काम करता है, उसको हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सारा अंडरस्टैंडिंग हो गया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर फर्दर आपको वीडियोज़ मिलती रहे। कमेंट में बता सकते हैं कुछ अगर फॉल्ट्स हो या कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं या बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।